हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्री एचयू में। ठीक है, तो आज का वीडियो का टॉपिक आपने देख लिया होगा। हमारा यूनिट 4 आज हम कवर करने वाले हैं। 3 यूनिट हमारी कवर हो चुकी है। चौथी आज यूनिट हम बड़े आराम से मजेदार तरीके से करने वाले हैं, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, जो कि हमारा फॉर CWSN के लिए हमने पढ़ना है 2026-27 के न्यूली अकॉर्डिंग HBSC के सिलेबस के द्वारा हमने जो है इसको पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड चीजें करेंगे, सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि सिलेबस से बाहर कभी HBSC में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं भाई, बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। पिछली वीडियो आपने अगर नहीं देखी हो तो जाके देखो। और नोट्स की अगर मैं बात करूं तो नोट्स के लिए गूगल ड्राइव आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से नोट्स करने जो है आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। नोट्स के लिए भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो दोनों बच्चे वहां से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर अब हमने ये वाला करना है आज कवर। यूनिट 4 हम कवर करेंगे, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। बड़ा मजेदार चैप्टर है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आपको जो है काफी सारी चीजें, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान आपको प्रोवाइड कराएगा कि किस तरह से आपको जो है आपको डील करना है। जो फिजिकली जो है डिसेबल्ड पर्सन है, कोई भी है, उनके साथ हमें कैसे डील करना है, किस चीजों का ध्यान रखना है हमें। तो बड़ी चीजें आपको इस जो है चैप्टर में समझ आने वाली है। तो सबसे पहले आप चलते हैं सिलेबस की तरफ, जो हमारा HBSC का सिलेबस है। तो मैंने आपको पहले कहा कि सिलेबस ओरिएंटेड चीजें आप करने वाले हैं HBSC का। तो आपको जो है ये चैनल पे HBSC का बिल्कुल ये एग्जैक्ट वही चीजें आपको देखने को मिलेगी जो आपके सिलेबस में आने वाली है। तो मतलब 100/100 की जो है आप स्कोर भी कर सकते हैं अगर इन चीजों को आपने बहुत ज्यादा अच्छे से करा, तो आप लाएंगे साथ में 100/100। पिछली 3 वीडियो देख चुके आप, आज हमारी चौथी वीडियो है। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में आप देखते हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर CWSN, यानी कि आपका चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिनको स्पेशल नीड की जरूरत है, जिसको हम दिव्यांग बोल देते हैं हिंदी में। तो हमारे देखो सिलेबस में क्या है, आपका है ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। उसके हमारे अंदर कौन से हैं, स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, डीफ ओलंपिक। ठीक है, विशेष ओलंपिक आपका, पैरा ओलंपिक और डीफ ओलंपिक आपका। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन, यानी कि आपका समावेशन की आपका अवधारणा क्या होती है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व, यानी कि उसकी नीड्स एंड स्पोर्ट्स। उसके एडवांटेज ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हम देखेंगे। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल बेनिफिट हमें उसके क्या क्या होते हैं, हमें वो भी देखने हैं। उसके बाद हमने स्ट्रेटेजी टू मेक द फिजिकल एक्टिविटी एसेसिबल फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हमने देखनी है, जैसे कि हम अडेप्टेड इक्विपमेंट्स, मॉडिफाइड एक्टिविटीज, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट और आपका इंडिविजुअल अप्रोच हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये चीजें हमने है आज कवर करनी है। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे एक एक को हम समझते चलने वाले हैं। करते हैं अपने हैंड रिटन नोट से शुरुआत। सबसे पहले अपना है ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट। तो सबसे पहले हमारा जो आता था वो आता है स्पेशल ओलंपिक। देखो भाई, स्पेशल ओलंपिक हमारा सबसे पहला टाइप है। तो स्पेशल ओलंपिक के हमारे क्या होते हैं, ये ना वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर चिल्ड्रन और अडल्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी जो है ऑर्गन से रिलेटेड, या फिर उनके अंदर फिजिकली डिसेबिलिटी है, तो उसको हम स्पेशल ओलंपिक का टाइप मानने जाते हैं। मतलब उनको स्पेशल ओलंपिक में खेलने का मौका दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, इट प्रोवाइड ईयर राउंड ट्रेनिंग एंड एक्टिविटीज टू द 5 मिलियन पार्टिसिपेंट अक्रॉस द 172 कंट्री, यानी कि हर एक देश से अराउंड 5 मिलियन के आसपास जो है लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर जो है कंपटीशन आपका जो है हर रोज होता है। ठीक है, साथ के साथ जो आपके लोकल, नेशनल और रीजनल कंपटीशन भी यहाँ पर कराए जाते हैं। और दीज इवेंट एड अप टू मोर देन 1 लाख इवेंट अ ईयर, मतलब इतने ज्यादा इवेंट यहाँ पर कराए जाते हैं। तो बहुत बड़ा ये महासंगम ओलंपिक की तरह माना जाता है, जो भी लोग हैं डिसेबल्ड हैं। और इसका मोटो की अगर मैं बात करूं तो इसमें मोटो होता है लेट मी विन बट इफ आई कांट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, यानी कि अगर मैं ना जीत पाऊं तो मैं अपने जो अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा ब्रेव रहूं। ठीक है, तो इसका जो है सिंबल देख सकते हो स्पेशल ओलंपिक का। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है स्पेशल ओलंपिक की थोड़ी सी मैं जानकारी अगर आपको दूं, तो ये जो मेजर इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कराया जाता है हमारा स्पेशल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो इसको मार्क कर लेना भाई। तो वर्ल्ड गेम जो आपके अल्टरनेट बिटवीन द समर एंड विंटर गेम इन 2 ईयर साइकिल, तो 2 ईयर के साइकिल के अंदर समर और विंटर के बीच में ये कराए जाते हैं। और जो है एवरी 4th ईयर ये हमारा जो है सिंपल ओलंपिक की तरह ही कराया जाता है। और जो आपके सबसे पहले गेम हुए थे, तो ये आपका MCQ पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे जो गेम हुए थे स्पेशल ओलंपिक, वो 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई आपका 1968 जो शिकागो के अंदर कराया गया था। ठीक है, तो ये बात हमने की स्पेशल ओलंपिक की। तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे पैरालंपिक गेम्स की। तो इसके बारे में भी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। ठीक है, तो पैरालंपिक की अगर मैं बात करूं तो द सीरीज ऑफ द इंटरनेशनल कंटेस्ट फॉर द एथलीट विद डिसेबिलिटी डेट आर एसोसिएटेड विद एंड हेल्ड फॉलोइंग द समर एंड विंटर ओलंपिक। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही इसी प्रकार की गेम कराए जाते हैं जिस तरह के आपके आपका जो है स्पेशल ओलंपिक में कराए गए हैं। तो उसका सबसे पहला यहाँ पर अगर आपकी बात करूं मैं, जो ये हुआ था 1960 के अंदर कराया गया था रोम के अंदर। और इंटरनेशनल जो आपका पैरालंपिक कमेटी IPC जिसको हम बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजिंग द पैरालंपिक। हर साल की बात है। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं तो IPC जो है हमारी मेन कंडक्टिंग बॉडी है इसकी पैरालंपिक की। और अगर इंडिया की मैं बात करूं पैरालंपिक में क्या पोजीशन रही है, तो भाई 1968 के अंदर हमारे इंडिया ने डेब्यूट किया था, यानी कि अपने जो है शुरुआत की थी हमारा जो है पैरालंपिक की। और सबसे पहला
मेडल जो हमारा 1972 के अंदर हमारा जो है आपका हिडलबर्ग गेम के अंदर किसने जीता था, आपका मुरलीकंठ पेटकर, जो कि हमारे गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे स्विमिंग के अंदर। तो आपको ये नाम याद रखना है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ से आपका इंपॉर्टेंट रह जाता है। और सबसे बेस्ट जो हमारा फिनिश किया था 2024 वाला, आपको याद होगा 16th पोजीशन पे इंडिया ने फिनिश किया था, जो कि हम पूरा बहुत बढ़िया जो है बेस्ट अब तक का जो है रहा है इंडिया का। 29 मेडल ओवरऑल हमारे जीते थे। उससे पहले 2020 के अंदर हमने अराउंड 19 मेडल जीते थे, उसके बाद उसका भी हमने रिकॉर्ड तोड़ के 2024 के अंदर उन 29 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज आपके रहे थे। 2028 पैरालंपिक जो आपके होने वाले हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर होने वाले हैं, तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। तो 2024 का आपको अगर कोई मूवमेंट याद हो, जो स्पेशल मूवमेंट हो, तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मेरे को जो याद है, मेरे को याद है नवदीप सिंह का। ठीक है, उसने जो है गोल्ड जीता था, वो मेरे को बड़े सा अच्छा मतलब बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आपको भी अगर कोई आपका जो फेवरेट प्लेयर अगर आपने ओलंपिक देखे हो, तो अगर आपको याद हो तो प्लीज आप जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड ओलंपिक की चलते हैं। हमारा है डीफ ओलंपिक। नाम से पता लग रहा है डीफ ओलंपिक, जो कि मतलब जिसको थोड़ी सुनने की जो है नहीं सुनाई देता है, उस जो है व्यक्ति के लिए हम जो है ओलंपिक करा रहे हैं, वो डीफ ओलंपिक है, मतलब उन लोगों के लिए हम कराएंगे। तो इसको हम इंटरनेशनली जो है गेम फॉर द डीफ माना जाता है। इसका सिंबल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर साइड में, ये इसका सिंबल होता है। तो जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द स्पोर्ट फॉर द डीफ जो है इसको ऑर्गेनाइज कराती है। ठीक है, तो इसका जो हमारा है सिंपली इसको हम ना गन से इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं हम। तो इसको हम जैसे स्टार्ट करेंगे, तो फुटबॉल का मैच चल रहा है, वहां पर हम जो है क्या करते हैं, हम वहां पर विसल का यूज करते हैं, तो उसकी जगह हम जो है फ्लैग का यूज करते हैं। तो थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ जो है इसको गेमों को चलाया जाता है। सबसे पहले जो हमारे डीफ ओलंपिक थे वो 1924 के अंदर पेरिस के अंदर हुए थे। तो आपको सबका याद होना चाहिए कब स्टार्ट हुआ था और कहां पर स्टार्ट हुए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये सबसे पहले जो आपके इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट में माना जाता है डिसेबिलिटी के लिए। तो ये डीफ ओलंपिक भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ी सी मैं और जानकारी अगर आपको दूं, तो 1949 के अंदर जो आपके डीफ ओलंपिक जो है विंटर गेम भी ऐड कर दिए गए थे। साथ के साथ जो है यहाँ पर स्मॉल गैदरिंग ऑफ 148 एथलीट भी यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो गई थी। तो देखो अब इसमें क्वालिफिकेशन के लिए आपका मार्क है एटलीस्ट 50 डेसिबल, आपका जो है रिक्वायरमेंट होती है। इससे आपका जो है अगर नीचे है तो आप जो है इस ओलंपिक में पार्ट कर ले सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हियरिंग एड आपका जो है इसमें मतलब अलाउड नहीं की जाती है। इसमें अभी कोई भी आपकी जो है टेक्निकल जो है चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो उसका मोटो हमारा क्या होता है, इक्वलिटी थ्रू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के थ्रू हम इक्वलिटी लाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका जो हो गया है डीफ ओलंपिक की बात करिए हमने। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बोलता है कंसेप्ट ऑफ द इंक्लूजन इन द स्पोर्ट्स, इट्स नीड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हो, देखो कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन, आप देखो आपके जो सिलेबस में हमारे पास मेंशन यही है कि कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन हमसे पूछा गया, उसकी नीड्स क्या है, उसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है। तो वही हमसे पूछिए, तो उसी का क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट आ सकता है। तो हमें बस एक एक चीजों को समझते चलना। देखो इंक्लूजन आपका जो है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट में क्या रेफर करता है कि जो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द ऑल एक्टिविटी, मतलब वो हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उसको हम बोल देते हैं इंक्लूजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्टूडेंट को हर एक बच्चे को इक्वल जो है राइट्स मिले पार्टिसिपेट करने के लिए हर एक एक्टिविटी के अंदर, और वो भी सेम चीजों को पढ़ पाए। ठीक है, तो इसके ऊपर काफी मूवीज भी बन चुकी है कि हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, चाहे उसको कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, नॉर्मल स्कूल में पढ़ने का उसको अधिकार होता है। तो ऐसे ऐसे मूवी बहुत सारी आपकी इस बात पे बन भी चुकी है, अगर आपने देखी होगी तो। तो उसके बाद हमारा नीड क्या है इंक्लूजन की, देखो सबसे पहले तो ना सेल्फ स्टीम डेवलप करना और कॉन्फिडेंस डेवलप करना। उन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और फॉर द बेटर सोशल स्किल एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल उनकी सुधरे और सोशल स्किल जो है उनके एक्टिव हो सोशली, मतलब अपने आप को जो है नीचे फील ना करें। और जो नॉर्मल प्लेयर है उनको भी चांस मिले टू इंक्रीज द फ्रेंडशिप विद डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो ताकि जो नॉर्मल लोगों को भी उनके साथ बातचीत करने का, उनके स्किल्स को बताने का, उनके साथ डिस्कस करने का मौका मिले। तो यही हमारा जो है नीड है इंक्लूजन की। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट में देखो आपका जो चौथा पॉइंट अगर आपका आएगा, फॉर द बेटरमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब उनको अपनी स्ट्रेंथ पता होगी, इनको अपनी स्ट्रेंथ पता होगी, तो आइडिया ऑफ एक्सचेंज होगा वहां पर। और फॉर द बेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब कि देखो हर एक के अंदर ना एक भावना आएगी कि हाँ, हमारा दोस्त है ये, हमारे अंदर जो है अपनेपन की भावना जनरेट होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन, तो हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो देखो इंप्लीमेंट करने का सबसे आसान तरीका क्या, सबसे पहले तो राइट टू एजुकेशन थ्रू इंक्लूजन, मतलब कि सबको जो है पढ़ने का अधिकार मिले। प्रोवाइडिंग स्पेशल ट्रेनिंग एंड नॉलेज टू द टीचर, टीचर को बताया जाए, काफी सारे टीचर को ही नहीं पता कैसे डिस्कस करना, तो उन बच्चों को डील करने का तरीका बताया जाए टीचर को, ताकि वो उनसे डील कर सकें। सुटेबल एग्जामिनेशन एंड एवेल्यूशन, मतलब उनके टाइम टू टाइम एग्जाम हो, टीचर्स को पता हो किस तरह से टाइम लेना है, किस तरह से उनका एग्जाम लेना है, हर एक चीज उनको पता हो। उसके बाद चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं इक्वल ट्रीटमेंट रेदर देन सिंपथी, तो मन को उनको सिंपथी नहीं चाहिए कोई भी। ठीक है, उनको सिंपथी नहीं चाहिए, उनको इक्वल ट्रीटमेंट की जरूरत है।
ठीक है, 5वां पॉइंट हमें कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर रिसोर्स। उनको प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाए ताकि जो है वो कम्पीट कर सके आपस में या फिर किसी और के साथ, तो उनको जो है पूरी नॉलेज दिलाई जाए। उसके बाद छठा पॉइंट हमें कहता है पेरेंट इन्वॉल्व फॉर द डेवलप लर्निंग कैपेसिटी एंड गुड रिलेशनशिप। तो पेरेंट्स के साथ भी उनकी अच्छी रिलेशनशिप बनाई जाए, उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व उनकी खुशी में हर एक चीज़ में, ताकि उनको भी पता लगे कि उनके बच्चे कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद 7वां पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल। तो इसको फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा ये बातें बहुत ज़्यादा हैं कि भेदभाव सा है कि उन बच्चों को अलग तरीके से देखा जाता है। तो इसको जो है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए हमारी कंट्री के अंदर। तो ये हमारा जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, थोड़ा इसके लिए 2-3 मॉडिफिकेशन आप बता सकते हैं। जैसे कि स्कूल प्रिंसिपल, अगर आप जो है थोड़ा सा आंसर को एक्सप्लेन करोगे, तो स्कूल प्रिंसिपल यानी कि जो है स्पेशल एजुकेशन टीचर जो है उनको, वो अपने स्टाफ को जो है ऑर्डर देते ताकि जो है उनको बच्चों को नॉलेज हो, मतलब बच्चों को वो संभाल सके टीचर। ठीक है, तो ऐसी स्पेशल ट्रेन स्टाफ को जो है वो हायर करें। ठीक है, उनके साथ क्लासरूम शेयर करें। ठीक है, वो चीज़ों को इफेक्टिवली जो है मैनेज करें। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रेनर, और उनको जो है रेगुलरली मिलें। ठीक है, जो है इंक्लूजन स्पेशलिस्ट को। तो ये हमारा स्कूल प्रिंसिपल का रोल आ जाएगा। स्कूल काउंसलर यानी कि जो है जो है आपके स्पेशल नीड चिल्ड्रन है, उनको अब जो हम एलिमेंट्री स्कूल या फिर मिडिल स्कूल या हाई स्कूल के अंदर ये इंश्योर कराएंगे उनको स्पोर्ट सर्विस जरूर मिले। तो काउंसलर की जरूरत इसलिए पड़ जाती है, तो हम वो उनको प्रोवाइड करें। तो एक वो पर्सनल जो है मेंटर का काम करेगा उनके लिए। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर तो बड़ा मस्ट है। ठीक है, क्योंकि जैसे वो क्या करेगा, उन बच्चों की जो कोग्निटिव फंक्शन यानी आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस दोनों को इंप्रूव करेगा, क्योंकि वो फिजिकली फिट रहेंगे तो एकेडमिकली भी अच्छा परफॉर्म करेंगे वो। ठीक है, और जो है उनको सोशल स्किल एंड द कोलैबोरेटिव टीम वर्क कैन ऑल्सो बी एनहांस थ्रू द डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। तो आपकी सोशल स्किल और जो है कोलैबोरेटिव टीम का जो है मोटिव वो भी आपका इंक्रीज होगा। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो फिजिकल एजुकेशन टीचर है आपको क्या करेगा, इनको सभी को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा, वो उनको सोशल स्किल्स या सारी चीजें डेवलप कराने में मदद करेगा। और उसके बाद मैं बात करूं स्पीच थेरेपिस्ट की, तो स्पीच थेरेपिस्ट क्या आएगा, मतलब वो आपको स्पेशल लैंग्वेज सिखाएगा। देखो आपने बहुत सारी लैंग्वेज का जो है सीखी होंगी, मतलब जो बच्चे हो डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए अपनी खुद की लैंग्वेज भी जैसे काफी सारी हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन का जो गैप है वो हमारा स्पीच थेरेपिस्ट जो है भरने की कोशिश करेगा, उनको सिग्नल्स के थ्रू या फिर कोई जो है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या किसी भी तरह जो है उनको बोलना सिखाएगा। उसके बाद हमारा बात करूं मैं, लास्ट जो है हमारा स्पेशल एजुकेशन टीचर, यानी कि जो आपका स्टूडेंट विद जो है उनको मतलब एक टीचर ऐसा प्रोवाइड कराया जाए जो उनकी बात समझ सके, सुन सके, उनको समझा सके। ठीक है, एक ऐसा क्लासरूम हो जहां पर वो सारी चीजों को उनके लिए उसके पास प्रॉपर गाइडेंस हो, उनके पास पूरे ऊपर चीजें हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, ताकि वो उनको बच्चों को बड़े अच्छे से अच्छी तरह से समझा सके और उनको नॉलेज हो इस बात की। तो वो हमारा स्पेशल एजुकेशन टीचर का काम होगा। तो ये हमारी जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो है जितने भी मतलब ये पॉइंट आ गए हमारे, स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल काउंसलर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये हमारे जो है उनको हेल्प करने वाले हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड हम आगे बढ़ते हैं, फिर एडवांटेज ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी फॉर द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड। ये हमारा है तीसरा हमारा सिलेबस के हिसाब से। तो भाई ये वाला जो टॉपिक है ये स्पेसिफिक मेंशन किए हैं हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं क्या क्या नहीं, पर इसमें मैंने आपके लिए 2 स्लाइड लेके आया हूँ स्पेसिफिकली, इसमें आपको ना दोनों पढ़ लेनी है, क्योंकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको भी अच्छे से समझते चलना, एक बार समझ आ गई ना चीज़ तो बड़े आराम से आप इसको बना लोगे। देखो एडवांटेज में क्या होगा, अब मान लो एडवांटेज ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, आप किसी को फिजिकल एक्टिविटी कराओगे तो हमारे सिलेबस में हमने हमें मतलब जो बताया गया, हमें फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली हमारे सिलेबस के हिसाब से बताया गया। बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं, पर हमारे सिलेबस में ये मेंशन है तो हम ये वाले ही पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे एग्जाम में भी यही आएंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकली बेनिफिट अगर हम देखें, तो फिजिकली बेनिफिट क्या होगा भाई, अब सिंपल किसी को एक्सरसाइज कराओगे, आप खुद एक्सरसाइज कर रहे हो या किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को आप एक्सरसाइज कराओगे, तो उसको क्या फायदा होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, इंड्योरेंस यानी कि उसके जो है काम करने की क्षमता बढ़ेगी, एनहांस द कोऑर्डिनेशन बैलेंस एंड द मोटर स्किल, उसकी मोटर स्किल मतलब जो जिससे वो बैलेंस कर सकता है चीज़ों को, काम को बैलेंस कर सकता है, उसकी स्किल्स बढ़ेगी। हेल्प इन मेंटेनिंग द हेल्दी वेट, उसका वेट अच्छा रहेगा, वो खुद फिट रहेगा। बूस्ट द एनर्जी लेवल एंड ओवरऑल फिटनेस, तो वो उसकी फिटनेस को ओवरऑल इम्पैक्ट करेगा, उसको अच्छा बनाएगा, मतलब फिजिकली उसको अच्छा फायदा देगा, बेनिफिट देगा। तो ये हमारे फिजिकल बेनिफिट हो गए। वहीं हम मेंटल बेनिफिट के ऊपर चलते हैं। तो अगर आप अच्छे से खेल रहे हो तो आपके मेंटल बेनिफिट के अंदर आ जाएगा, रिड्यूस स्ट्रेस हमारी घटेगी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हमारा घटेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेंगे, हमारी अटेंशन हमारी अच्छी होगी, मेमोरी हमारी अच्छी होगी, हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारा जो है पॉजिटिव आउटलुक और इंडिपेंडेंस, हम अपने आप को जो है मानेंगे, मतलब जो भी व्यक्ति होगा, जो भी डिसेबल्ड होगा, वो अपने आप को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेगा, और ज़्यादा सेल्फ एस्टीम उसके अंदर आएगी, अपने आप की उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगी, वो उसकी अटेंशन बढ़ेगी, मतलब खुद को एक अच्छा इंसान यानी कि अपने आप को मेंटली फिट समझेगा, तो उसको कोई दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है। तो उसको मेंटली ही हमने बेनिफिट करना है। उसके बाद अगर मैं सोशल बेनिफिट की बात करूँ, तो उस व्यक्ति को जो जिसको भी डिसेबल्ड है, तो उसको क्या सोशली क्या फायदा होगा, उसकी सोशल इंटरेक्शन यानी कि आपस में बातचीत बढ़ने वाली है, टीम वर्क बढ़ेगा, जब लोगों से बातचीत होगी तो टीम
बनेगी, हमारी फ्रेंडशिप बढ़ेगी, हमारा कम्युनिकेशन बढ़ेगा लोगों के साथ, ठीक है? वो इंक्लूज़न मतलब कि उनके पास जो है फ़ायदा होगा, उनको जो है चीज़ें करने का मौका मिलेगा जो बाकी बच्चे भी कर सकते हैं। और एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग यानी कि सबका आपसी जो है तालमेल जो है उनके बच्चों के मन में आएगा या उन व्यक्ति के मन में आएगा जो भी डिसेबल्ड है, ठीक है? और उसके अंदर क्या होगा, डेवलप अ कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर, तो दूसरों के लिए जो भाव सम्मान जो देखते हैं वो उनके लिए बढ़ जाएगा कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, ठीक है? तो उस व्यक्ति के लिए जो भी है उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें उत्पन्न होगी सोशल बेनिफिट के हिसाब से। और इमोशनल बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, उसका जो एनहांस मूड एंड इमोशनल वेलबींग, प्रोवाइड अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड जॉय, हेल्प इन एक्सप्रेसिंग इमोशन इन द हेल्दी वेज एंड बिल्ड द रेजिलियंस एंड कोपिंग स्किल्स। तो आप इसको समझते सर हो कि इमोशनल स्किल्स मतलब क्या, उसका मूड अच्छा रहेगा, वो इमोशनली वेलबींग होगा और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट उसके मन में हमेशा रहेगी कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ जिंदगी में। वो अपने जो एक्सप्रेस करेगा इमोशन हेल्दी वे में, दूसरों को बताएगा अपनी चीजें, वरना ज्यादातर जो है ऐसे व्यक्ति अपने मन में ही उन चीजों को संभाल के रख लेते हैं, ठीक है? और एक रेजिलियंस और एक कोपिंग स्किल जो है वो भी उसके अंदर डेवलप होंगी, ठीक है? तो ये हमारी एडवांटेजेस है जो हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें दी हुई हैं। तो इन चीज़ों को आपने एक बार पढ़ लेना है, आपके पास एक 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि हमें एडवांटेज बताओ फिजिकल एक्टिविटी की फॉर द चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड द इमोशनल बेनिफिट, ठीक है? और ये सारी हमारी होगी तो सिंपली स्पेसिफिक दी है। तो अगर आपसे सिंपली जेनरिक पूछ ले कि कोई स्पेसिफिक ना पूछे कि मेंटल वगैरह, तो आप सिंपली ये वाले पॉइंट भी लिख सकते हो, जैसे कि तो भाई सिंपल सी अदर एडवांटेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हम आएगा स्पोर्ट्समैनशिप हमारे अंदर प्रमोट होगी, मतलब सबके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप की जो है भावना जनरेट होगी। और क्या होगा, बिल्ड इन द सीडब्ल्यूएसएन द कैपेसिटी टू बी फंक्शनली एक्टिव, तो वो सारे टाइम जो है एक्टिव रहे अपनी लाइफ टाइम तक। डिप्रेशन उनके अंदर घटेगा, सोशल इंटरेक्शन उनके अंदर घटेगी। तो ये सारे जो पॉइंट पीछे आपको मैंने बताया यहाँ पर मिक्स करके लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है? एनहांस द इमोशनल एंड द फिजिकल हेल्थ, आपकी कोग्निटिव बेनिफिट जैसे कि आपकी जो है सोचने की क्षमता होती है, रीजनिंग की या फिर रिमेंबरिंग याद करने की क्षमता होती है, वो बढ़ेगी आपकी, ठीक है? और इट अलो देम टू डिस्कवर एंड एक्सेस स्ट्रेंथ दैट कुड नॉट बी चैलेंज इन द क्लासरूम सेटिंग, तो जो क्लासरूम में बैठ के जो चैलेंजेस जो उनको फेस करने पड़ेंगे वो उनको कॉग्निटिव जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो आप क्लासरूम में नहीं सीख सकते हो। आपका फिटनेस लेवल बढ़ेगा उन बच्चों का, इंक्रीज द फिटनेस लेवल, डिक्रीज द सेकेंडरी हेल्थ इशू, यानी कि आपकी कोई भी अदर इशू होंगे अदर देन आपकी जो है फिजिकल हेल्थ के हिसाब से और कोई इशू हो सकता है, जैसे बीमारी या ब्लड प्रेशर, ओबिसिटी, वो भी हो सकता है उनको, नॉर्मल इंसान है वो भी, तो वो भी उनके घटेंगे। हेल्प टू डेवलप द सेल्फ स्टीम, ये मैंने आपसे बात की, उनके अंदर सेल्फ स्टीम की भावना भी जगेगी और प्रमोट द रेगुलेटरी एंड द डिसिप्लिन उनके अंदर आएगा, ठीक है? तो ये हमारी एडवांटेज होगी। और उसके बाद हमारी अगला जो है वो हमारा है स्ट्रेटेजीज टू मेक द फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड, तो ये भी हमारा स्पेसिफिक सिलेबस में मेंशन है, तो इस पे भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। स्पेसिफिक चीजें यहाँ पर मेंशन हुई है, पूरी को चीजों को समझेंगे और एक बार मैं अपनी तरफ से भी आपको कुछ ऐड करके दूंगा, ताकि जो है आप अगर आपको कुछ ना आए तो आप अपनी चीजें ये भी लिख के आप जो है अपने मार्क्स को फुल स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे जो सिलेबस में मेंशन है वो है अडेप्टेड इक्विपमेंट्स। देखो भाई, अडेप्टेड इक्विपमेंट्स का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ द स्पेशलाइज्ड और द अडेप्टिव इक्विपमेंट टू सूट द नीड ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब उस बच्चे के लिए ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो चीजों में, थोड़ा सा ना भाई अडेप्टेड एनवायरमेंट ऐसी प्रोवाइड कराओ ताकि जो बच्चा है ना वो उस बच्चे को मतलब दिक्कत ना आए कोई। जैसे कि हम सॉफ्ट बॉल का यूज कर सकते हैं, लाइट बैट का यूज करते हैं, जैसे क्रिकेट में हम हल्का बैट यूज करते हैं, हमने टीवी में भी देखा होगा, जो जो सीडब्ल्यूएसएन लोग होते हैं वो अपना जो बैट है उनका थोड़ा सा हल्का होता है एज कम्पेयर टू जो असली क्रिकेट के मुकाबले, यानी कि आपको जो क्रिकेट होते हैं आपके मैचेस, अदर मैचेस होते हैं, तो उसमें जो है उनका बैट भारी होता है, बट इनको हम थोड़ा हल्का बैट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? डिसेबल्ड पर्सन को व्हील चेयर प्रोवाइड की जाती है उनको, ताकि उनको थोड़ी आसानी रहे, ठीक है? जैसे आप बास्केटबॉल में भी देखते हो तो व्हील चेयर उनको प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है? और साथ के साथ उनको हैंड साइकिल्स भी प्रोवाइड कराई जाती है। और उसके बाद मैं बात करूं, मॉडिफाइड एक्टिविटीज करा सकते हैं हम, जैसे कि मॉडिफाइड एक्टिविटीज में आप क्या करोगे, थोड़े से रूल चेंज कर देते हैं हम, थोड़ा टास्क और ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, ताकि इनको जो जल्दी जो है चीजों को थोड़ा आसानी करने में हो, ठीक है? मैच की एबिलिटी ऑफ द सबको जो है सबकी जो है एबिलिटी को हम मैच करके करते चलें। तो जैसे कि आपको मैंने एक शुरू में भी एग्जांपल दिया कि आपको जो फुटबॉल के अंदर जैसे जैसे डीफ ओलंपिक में हम क्या करते हैं, झंडे को उठाते हैं ना कि विसल को, तो ऐसे ही कुछ हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस रख सकते हैं ज्यादा लंबा डिस्टेंस की जगह, ठीक है? और हम क्या कर सकते हैं, टाइम को थोड़ा घटा सकते हैं और टीम का जो साइज है वो थोड़ा छोटा कर सकते हैं और थोड़े सिंपल रूल रख सकते हैं उनके लिए। तो ये मॉडिफाइड एक्टिविटीज का पार्ट हो गया आपका। थर्ड पार्ट हमारा इंक्लूसिव इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि मतलब हमने सपोर्ट उनको प्रोवाइड करना है, हमने पढ़ चुके हैं पहले, सपोर्ट उनको प्रोवाइड करना, वेलकम एंड द बैरियर फ्री इन्वायरमेंट फॉर द ऑल चिल्ड्रन, सभी को एक तरह समान तरीके से देखना, उनको टीम वर्क को एनकरेज करना, रिस्पेक्ट देना, उनको एक्सेप्ट करना और उनको इक्वल पार्टिसिपेशन यानी कि पूरा जो है मौका देना ताकि वो भी भाग ले सके हर एक खेल में, और उनको फिजिकली, सोशली और इमोशनली सेफ्टी देना, कोई भी दिक्कत ना आने देना। और उसके बाद हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है इंडिविजुअल अप्रोच, मतलब कि उनको एक एक जाके उनसे पूछे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको,
अंडरस्टैंड ईच चिल्ड्रन स्ट्रेंथ, लिमिटेशन एंड इंटरेस्ट। तो उसका हर एक बच्चे का जाके पूछे उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी लिमिटेशन क्या है, उनका जो इंटरेस्ट किस चीज में है, और उनके लिए पर्सनल गोल बनाए जाए, उनकी एक्टिविटी उनको अकॉर्डिंगली प्लान किया जाए उनको, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाए, और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन एंड द मॉनिटर प्रोग्रेस रेगुलरली। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको हम रिकॉर्ड करें, साथ के साथ उनको जो है पॉजिटिव फीडबैक दिया जाए कि किस तरह से आप जो है अच्छा कर रहे हो और इतना और अच्छा कर सकते हो। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल अप्रोच की तरफ से, यानी कि अगर आप अकेले अकेले किसी के पास जाओगे तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है स्ट्रेटेजी टू मेक द फिजिकल एक्टिविटी एसेसिबल फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। और अगर थोड़े से पॉइंट में अपनी तरफ से आपको ऐड ऑन करके बताऊं तो मेडिकल चेकअप भाई हम इनको प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि हमें पता हो कि किस टाइप की इनको डिसेबिलिटी है, और हमें जो है फिजिकल एजुकेशन भी हमें मतलब इनको प्रोवाइड कराएं, ताकि इनको पता हो अपनी हालात का कि हम इन चीजों को कैसे सुधार सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, मतलब उनके जो भी जिस भी चीज में उनका इंटरेस्ट है उसके बेस पे उनको इंटरेस्ट में दिलवाया जाए। उस बच्चे को जैसे इंटरेस्ट जिस भी चीज में है तो उसको उसके पिछले प्रीवियस एक्सपीरियंस पूछे उनसे, उनकी एबिलिटी पूछे, उनका एप्टीट्यूड पूछे, उनका इंटरेस्ट पूछे, उनकी लिमिटेशन पूछे, और डिफरेंट इंस्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजीज हम उनको प्रोवाइड कराएं, जैसे कि उनको हम वर्बल इंस्ट्रक्शन दें, यानी कि मुंह से बोल के बताएं, विजुअल यानी दिखा के, उनको पीयर टीचिंग दें, और उनको चिल्ड्रन को मदद करें ताकि वो खुद से लर्न कर पाए, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स हमने पढ़ा कि हम मॉडिफिकेशन कर सकें, थोड़े से रूल्स में चेंज कर सकें, और स्पेसिफिक इन्वायरमेंट मतलब उनको एक स्पेसिफिक एरिया या फिर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट या क्वाइट एरिया प्रोवाइड कराएं, ताकि उनको कोई भी तरह की दिक्कत ना आए। तो ये हमारे कुछ पॉइंट आप इसमें ऐड करके लिख सकते हो, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा इस चैप्टर का जो है मेन पोर्शन जो आपका सारा का सारा कवर हो चुका है, इतना ही आपके सिलेबस में आने वाला है। इतना अगर आप पढ़ लिया, बढ़िया स्कोर करोगे। इसके अच्छे से अपने नोट्स बना लो, वरना नोट्स अगर किसी बच्चे को बनाने में आलस आ रहा है तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए नोट्स, चैप्टर वाइज बिल्कुल सीरियल में गूगल ड्राइव पे डाल दिए तुम्हारे भाई ने, जाके डाउनलोड करो और पढ़ो, ठीक है। बस इतना ही है इस चैप्टर में, इजी चैप्टर है, बस चीजों को थोड़ा समझना है, उनको जो है भावनात्मक तरीके से आपने इसको लिख के दिखा देना है वहां पर पेपर में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ज्यादा लंबी वीडियो रहेगी नहीं है, क्योंकि आसान चैप्टर था, छोटा चैप्टर था, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस एक बात याद रखनी कि हर एक इंसान को बराबर समझो भाई, और मदद करो, ठीक है। बाकी चिल करो और फन करो, ठीक है, मजे करो, बाकी और कोई डरने वाली बात नहीं है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं कोई नई वीडियो।